देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। विगत सोमवार को हमने अपने इसी कार्यक्रम में संसद के मॉनसून सत्र के एजेंडे पर बात की थी, जो गत मंगलवार को शुरू हुआ है, और ये आशंका भी व्यक्त की थी कि विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए कहीं ये सत्र शोर शराबे और हंगामे की नजर तो नहीं हो जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ये आशंका सही साबित हुई और शुक्रवार को संसद के दोनों सत्र लगातार 4 दिनों तक बिना कोई कामकाज किए आगामी सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में अब महज 19 दिन बचे हैं और इस दौरान 30 से ज्यादा लंबित बिल पारित होने हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिल भी शामिल हैं। लेकिन विपक्ष के कड़े तेवरों को देखकर नहीं लगता कि आने वाले दिनों में संसद में इन विधेयकों पर कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी, क्योंकि विपक्षी दल विदेश मंत्री के इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर इस गतिरोध का समाधान क्या है और सरकार के समक्ष इस गतिरोध को दूर करने के लिए अब क्या विकल्प बचे हैं? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद बीजेपी के लोकसभा सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, सीपीआईएम के लोकसभा सांसद मोहम्मद सलीम और हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। विनोद जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि वो अपनी वजह न बदलेंगे, हम अपनी खूं क्यों बदलें? कुर्बान साहब, आपने एक छोटी सी शायरी से इसको शुरू किया। मैंने कल बैठा हुआ था और देख रहा था कि आसपास जो तहस-नहस मची हुई है, जहां तक पार्लियामेंट्री परंपरा का सवाल है, तो उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी और उसका शीर्षक है लोकतंत्र के तांत्रिक जी। और उसमें मैंने लिखा है कि आज फिर सदन में चक्का जाम होगा, उसके बाद केंद्रीय कक्ष में बैठकर चाय टोस्ट पर मस्तिष्क व्यायाम होगा कि किसकी कमीज ज्यादा उजली है, भले ही वो किसी भ्रष्ट शरीर पर सजी है। लोकतंत्र के तांत्रिक एक दूसरे को भ्रष्टता का भूत बनाकर पेश करेंगे और फिर संसद भूतों से विभूत होगी और भूतों के बीच छुआछूत होगी। ये लुबोलुआब है जी। एक दूसरे को आरोप लगाकर, एक दूसरे की कमीज गंदी कर कर यह दर्शाया जा रहा है कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है और कौन कम भ्रष्ट है। और इस प्रोसेस में जिस काम के लिए इस संसद को हम चुनते हैं जी, देखिए, बुरे से बुरे वक्तों में एक समय ऐसा था जब राजनीतिक समाज पर कटाक्ष होता था। जब अन्ना साहब की मूवमेंट बड़ी पुरजोर तरीके से चल रही थी, उस वक्त पॉलिटिक्स जो था उस पर बहुत गाली गलौज हुआ करता था। और मैं उस वक्त भी ये कहता था कि व्हेन द चिप्स आर डाउन जी, जब कोई मुसीबत आती है लोकतंत्र पे, तो ये राजनीतिक समाज ही खड़ा होता है जी। और उसका हवाला दिया करता था मैं इमरजेंसी के पीरियड से। आज के दिन मुझे लग रहा है कि डिबेट से दोनों पक्ष निजात पाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये मॉनसून सेशन जो है ये चले जी। कोई नहीं चाहता कि इस मॉनसून सेशन में सदन के भीतर लेजिस्लेशन की बरसात हो। सब चाहते हैं कि सूखा पड़े। ठीक है, और उसी के चलते ये गतिरोध है। अहम बात कही कि दोनों पक्ष नहीं चाहते कि सदन में कामकाज हो, बहस हो। सलीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में और काफी तजर्बा है आपका संसदीय परंपराओं का और नियमों का भी। एक सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ब्रायन साहब, उन्होंने कहा है कि सुषमा स्वराज का वो इस्तीफा तो चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि संसद का कामकाज हो और जीएसटी जैसे बिल पास हो। उधर ही आपके नेता सीताराम येचुरी साहब का कहना है कि हम तब तक संसद नहीं चलने देंगे जब तक सुषमा स्वराज इस्तीफा नहीं देती। ये एक तरह की जो हठधर्मिता है कि हम संसदीय नियमों का, परंपराओं का पालन किए बगैर अपनी जिद पर अड़ जाएं और कोई कामकाज ना होने दें। देखिए, एक तो डेरेक क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अलग अलग जिस समय पर अलग अलग बात कर रही है। दो सदन में दो अलग किस्म की बात हो रही है और वो ये नहीं कहते कि इस्तीफा हम चाहते हैं, बल्कि जब ये शर्मा जी कहे कि भ्रष्टाचार का मामला बढ़पा हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो उस वक्त मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी होकर ये कह सकता हूँ कि एक दूसरे को लगा सकते हैं, तीसरे पर नहीं लगा सकते। और बात यह है कि जिन लोगों को भी ये भ्रष्टाचार का मामले से डर है, वो जानते हैं कि भाजपा वाले क्या कहे थे कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तब मोदी सरकार आई। अब जब भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 2 महीने से देश सदन, तो संसद हमारे लोकसभा या राज्यसभा वो जनता के प्रतिनिधित्व करती है समाज की, तो पूरे समाज में जब मीडिया में जब बाहर ये बर्पा हो रहा था, चाहे वैपम का मामला हो, चाहे वो ललित गेट वाला मामला हो, सरकार
कुछ नहीं, चू नहीं। जो प्रधानमंत्री हैं वो मौनी बाबा बने बैठे हैं। तो पहला सवाल यह है कि जब सदन जब बैठ रहा है तो आखिर सरकार की रवैया क्या है, ये क्यों हम चर्चा होने नहीं देंगे, ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ महंगाई का सवाल है, यहाँ बेरोजगारी का सवाल है, यहाँ भ्रष्टाचार का भी सवाल है, वो सब हम चर्चा में लाना चाहते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि मुख्य विपक्षी जो हैं वो शुरू से कहे थे कि हम नहीं होने देंगे चर्चा, और सरकार भी ये नहीं चाह रही कि चर्चा हो। यही कारण है जब लोकसभा में हमने देखा, जब हमारे अध्यक्षा महोदय ने ये कहे कि पोस्टर प्लेकार्ड लेकर नहीं आना चाहिए, वेल में नहीं आना चाहिए, दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष के लोग भी पोस्टर बैनर लेकर चले आए और वो कहे कि तुम अगर मध्य प्रदेश की व्यापम कहते हो तो हम देहरादून से लेकर के केरल तक के भ्रष्टाचार की बात करेंगे। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब प्लेकार्ड लेकर के अगर खड़े हो जाए, इससे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला। यही मेरा सवाल था ना कि आखिर ये अगर चर्चा भी होनी है किसी मुद्दे पर तो किसी नियम के तहत ही होगी ना। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आप शर्त रख देंगे कि पहले इस्तीफा हो तब तक चर्चा नहीं, क्या अभी भी सीपीएम का ये स्टैंड है? सीताराम येचुरी की बात आप जो कहे या सीपीएम की, वो राज्यसभा के भी हमारे दल के नेता भी हैं और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने सिर्फ आईना दिखाया बीजेपी को। ये तो अपनी नीति की बात करते हैं और बहुत परंपरा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, चाल चेहरा चरित्र की बात करते हैं। तो उन्होंने पिछले 10 साल से विपक्ष में रहते हुए क्या कहा था कि खुद सुषमा स्वराज जी क्या कही थी कि जब तक नहीं त्याग पत्र होता है मंत्री का तब तक कोई चर्चा नहीं हो सकता। तो उन्होंने सिर्फ उनको याद दिलाया, जब कोई भी नियम की बात करते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि हम आज इधर रहकर उधर रहेंगे। हम ये आईना दिखाने की बात किया। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आखिर वो कहते हैं चर्चा कर लो। अच्छा, सरकार जब कहती है कि खुद अरुण जेटली बोल रहे हैं कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुए, मुख्य प्रधानमंत्री कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आखिर डिबेटिंग सोसाइटी है क्या लोकसभा या राज्यसभा? वो तो एक हम निर्णय लेने के लिए फैसला करते हैं। सरकार पहले ही निर्णय ले ले कि कुछ गलती नहीं हुआ और फिर क्या चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के बाद तो निर्णय होगी। राजेंद्र अग्रवाल साहब, आपने भी सुना विनोद जी ने एक राजनीतिक टीकाकार के तौर पे अपनी बात कही और सलीम साहब ने विपक्षी दल के सांसद होने के नाते से ये जो सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं मीडिया से लेकर के विपक्षी दलों तक, आखिर बीजेपी और सरकार उससे क्यों दूर हो रही है? नहीं, देखिए ये बात तो सच है कि सदन यदि नहीं चलता है, उसके अंदर बहस नहीं होती है, तो कुल मिलाकर के संसद के प्रति अनादर का भाव पूरे देश के अंदर पैदा होता है, जिसको श्री विनोद शर्मा जी ने अपने तरीके से उसको स्पष्ट किया है। मैं उससे सहमत हूं। मैं और इस संसद को चलना चाहिए, उसमें बहस होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या वास्तव में जो त्याग पत्र की मांग हो रही है उसको पूर्व शर्त के रूप में रखा जा रहा है, वो ठीक है या उसकी भी कुछ उसके विषय में विचार किया जा सकता है। सुषमा स्वराज जी ने ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है? या आज तो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं और उनकी राजनीतिक समझदारी सर्वोच्च है, मैं उनकी राजनीतिक समझदारी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा मैं, परंतु कांग्रेस का जो सिस्टम है इस समय का, वो राहुल जी की राजनीतिक समझदारी से चलता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया, उनको जेल में होना चाहिए। मैं जरा समझना चाहता हूं कि समझाए इस बात को जरूर कि क्या क्रिमिनल एक्ट किया है। एक महिला है जो बीमार है, हिंदुस्तान की वो नागरिक है, वो दूर देश के अंदर 11वें ऑपरेशन के लिए कैंसर के पड़ी हुई है, कॉन्सिडेंटली वो ललित मोदी की पत्नी है। वो सुषमा स्वराज केवल ये कह रही हैं कि यदि उसकी पत्नी के ऑपरेशन के समय ललित मोदी का उसके पति का रहना जरूरी है तो हमें ऐतराज नहीं है, और हिंदुस्तान के और इंग्लैंड के जो संबंध हैं वो उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इतना केवल उन्होंने कहा है, निर्णय भी नहीं किया, निर्णय करने के लिए कहा भी नहीं, निर्णय छोड़ा अंग्रेज वो इंग्लैंड की सरकार के ऊपर। मुझे बताइए इसमें कौन सा क्रिमिनल एक्ट हो इसका जवाब प्रदीप साहब, मैं वही कर रहा हूँ। इसके आधार पर इस्तीफे की मांग करना और उसको प्री कंडीशन बना लेना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप जी, जरूर सोचना चाहिए। क्यों आप ऐसा क्या कर दिया सुषमा जी ने कि आप उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं? निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में जो पूरी सदन चलती है वो लोकलाज से चलती है, और पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर करोड़ों कैंसर के पेशेंट हैं। अगर सिर्फ एक कैंसर का आधार है तो मैं कहना चाहता हूं एम्स चली जाएं सुषमा जी, हमारे बुंदेलखंड चले जाएं, राम मनोहर लोहिया चली जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज इलाज की भी आवश्यकता है, जिन्हें अपने पति की भी आवश्यकता है। लेकिन पूरे देश ने देखा कि एक अपराधी को जितनी मजबूती से पैरोकारी करके मदद करने का काम हमारी विदेश मंत्री ने किया, जिनकी संविधान के प्रति
निष्ठा रखते हुए शपथ उन्होंने खाई थी। उन्होंने अपने सचिव को भी नहीं बताया और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये भगोड़ा है। और आज निश्चित रूप से अगर वो बैठेंगी और बैठने के बाद फिर बहस होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र पर इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम पूरी एक युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हुआ, 50 लोग मारे गए, हजारों लोगों की नौकरी छुड़ी। इसके अलावा करोड़ों युवाओं का भविष्य आज भी संशय में है। 5 युवाओं ने इच्छा मृत्यु की मांग की और उस पर चर्चा हुई विधानसभा में। जिस तरह लोकसभा है उसी तरह विधानसभा है। 11 में चर्चा हुई, 12 में चर्चा हुई, लोग मरते रहे, 13 में चर्चा हुई, 14 में चर्चा हुई, मुख्यमंत्री कहते रहे इसमें 1000 लोगों को फर्जी नियुक्ति हुई। जो गया वहां वो मारा गया, तो पत्रकार गए। चर्चा से अगर निष्कर्ष होता तो आज मध्य प्रदेश में ये हत्या का दौर बंद हो जाता। आपकी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं तो प्रदीप जी ये शर्त लगा करके कि जब तक इस्तीफे नहीं होंगे संसद नहीं चलने दी जाएगी, आप दरअसल वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता करते रहे थे। हम लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का सम्मान किया। और हमारी डेमोक्रेसी में अगर किसी के ऊपर हम इनकी ही पार्टी के इतिहास को देखें, हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का सिर्फ नाम आया था। मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, उन्होंने क्यों रिजाइन किया था? आज किस तरह से प्रधानमंत्री मौन है। हम चर्चा क्यों करें जब इनके गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हमारा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। उनकी पूरी मंशा, नियत, नीति, ठीक है, चाल, चेहरा, चरित्र सबके सामने है। केवल चर्चा के नाम पर देश को गुमराह नहीं किया जा सकता। पहले इस्तीफा दें और फिर लोकतंत्र का सम्मान करते हुए। जी विनोद शर्मा साहब, अभी आपने दोनों पक्षों को सुना, बल्कि तीनों पक्षों को। वामपंथी सलीम साहब, जैन साहब ने कांग्रेस का पक्ष रखा और अग्रवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी की बात कही। मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जानना चाहूंगा कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है, जो गतिरोध बन गया है जिसको लेकर के, आखिर इस मौजूदा हालात में इसका समाधान आपको क्या दिखाई देता है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कुर्बान मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माजी में, पास्ट में बहुत से बड़े नेता ऐसे हैं जो इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस बात के लिए याद किए जाते हैं। लेकिन इस बात से ज्यादा उस बात के लिए याद किए जाते हैं कि एज रेलवे मिनिस्टर जब कोई एक एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान इसलिए याद किए जाते हैं कि शाहबानू केस पे उसने अपनी गद्दी छोड़ दी, त्याग दी। माधवराव सिंधिया एयर मिसहैप हुआ, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया। सोनिया गांधी ने 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कंट्रोवर्सी के चलते दूसरी बार इलेक्शन लड़ा। मैं समझता हूं कि आज के दिन जो ये कहा जाता है कि त्यागपत्र कमजोरी की निशानी है, इससे बड़ी त्रासदी मेरी नजर में कोई नहीं है। त्यागपत्र किसी भी नेता की मजबूती की निशानी है, उसकी मॉरल कन्विक्शन की निशानी है। और आज के दिन त्यागपत्र इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आजकल कोई ऐसी रेपुटेशंस है नहीं जो त्यागपत्र के जरिए उनकी धुलाई हो सके, वो लॉन्डर हो जाए, इसलिए त्यागपत्र नहीं हो रहे। वरना मैं समझता हूं, और खासकर मैं बहुत सम्मान करता हूं सुषमा स्वराज जी का, मैं समझता हूं वो अच्छी मंत्री हैं। और सुषमा स्वराज जी के खिलाफ जो आरोप है वो एक वॉयलेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का सवाल है। और अगर वो इस्तीफा अपना दे देती तो उनका कद आज के दिन मैं समझता हूं बहुत ऊंचा होता जनता की नजर में जी। लेकिन उन्हीं कारणों से उन्होंने नहीं इस्तीफा किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन पे और आरोप है। और खासकर बीजू जनता दल इस बात की मांग कर रहा है कि एक और मंत्री हैं जिन्होंने कुछ एफिडेविट्स गलत फाइल किए थे कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, इस्तीफे की राजनीति अब फोकलोर बन गई इस देश में, इसका कोई मॉडर्न वेरिएंट नजर नहीं आ रहा है हमको जी। और इस देश की राजनीति को दोबारा जनता की नजरों में वो स्थान दिलवाने के लिए बहुत जरूरी है कि राजनेता किसी भी पक्ष के हों, एक आरोप लगे किसी भी ऐसे सोर्स से जो कि लेजिटिमेट सोर्स है,
तो उनको तुरंत अपना पद त्याग कर ये तो और अपने आप को हवाले कर देना चाहिए। आदर्श स्थिति की बात कही विनोद जी, लेकिन जो मौजूदा गतिरोध है उसके समाधान की कोई सूरत आपको नजर आती है? ये गतिरोध की सूरत मुझे देखिए, मैंने कहा शुरू में दोनों पक्ष नहीं चाहते हैं जी। देखिए, जो सत्ता पक्ष है वो इसलिए नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता है कि ये जो इस पे इतना बड़ा विवाद व्यापम डिस्कस हो पार्लियामेंट में, या कोई ललित गेट डिस्कस हो, क्योंकि इलेक्शन बिहार में होने वाले हैं और वहां पर ये मुद्दे बनेंगे बड़े, क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो लगभग प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं देने वाली है, और वो बड़ा वेल कंटेस्टेड इलेक्शन होगा। और वहां पर जहां तक हमारी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे प्रचार करने के लिए नीतीश के पक्ष में। तो नहीं चाहती है जो सत्तारूढ़ दल है कि उससे पहले कुछ ऐसा हो, और जो विपक्ष है वो चाहता है कि अगर ये गतिरोध बना रहेगा तो जिस तरह से मनमोहन सिंह साहब की सरकार का इकबाल जनता की नजरों में गिरा था, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का इकबाल भी जनता की नजर में गिरेगा। सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश की ये जो 125 करोड़ की जनता है, टैक्स पेयर का पैसा है जिसकी वजह से संसद चलती है, 23 दिनों के लिए ये सत्र बुलाया गया था, 4 दिन निकल गए, यानी एक हफ्ता खत्म हो गया। अब सोमवार को बैठेगी और सोमवार को भी आज जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें हमको ये नहीं लगता कि दोनों सदनों की कार्रवाई चल पाएगी। वैसे में लगातार इस बात पर जोर देना, और चूंकि मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने का हमने रूप देखा है कि वो संसदीय औजारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को घेरते भी थे, आक्रामक रवैया भी अपनाते थे, लेकिन प्रोसीडिंग्स होती थी, कार्रवाई होती थी। मुझे ज्योतिर्मय बसु और इंद्रजीत गुप्ता के भी दिन याद है। बिल्कुल, आप हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता को भी याद कर सकते हैं। और हमने तो रोजाना जो है एडजॉर्नमेंट मोशन लोकसभा में दे रहे हैं, व्यापम कांड के बारे में भी दे रहे हैं, जिस तरह से वो आजू बाजू स्टेट में भी विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया भर्ती परीक्षा में या प्रवेश परीक्षा में, तो वो तो एक जगह सीमित नहीं रहेगा। 50 लोगों की जो हत्या हुई है, एक बहुत बड़ा व्यापार है, घोटाले में तो व्यापार बहुत बड़ा है, और वो दूसरे प्रांतों में भी फैल रहा है। और इस परीक्षा में सिर्फ मध्य प्रदेश के विद्यार्थी नहीं शामिल होते, आजू बाजू के स्टेट के भी आजकल परीक्षा तो ऑल इंडिया में नौकरी के लिए या परीक्षा के लिए कर सकते हैं लोग। तीसरी बात है, ये बेशक मॉरल जो मामला भी है, तो हम 122 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में हम रोजाना एडजॉर्नमेंट मोशन जब दे रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहले तो ही ये समझना चाहिए था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए था सरकार की तरफ से या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से कि क्या होने जा रहा है। पहल अभी भी आप कह रहे हैं सोमवार को क्या होगा, ये निर्भर करेगा। शनिवार और रविवार को प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, लेकिन संसद की बात नहीं करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या पहल लिया गया। हर बार प्रधानमंत्री जो लीडर्स लोगों की बैठक होती है, संसदीय मंत्री बुलाते हैं, तो वह बैठते हैं, सुनते हैं। इस बार वो आए 5 मिनट के लिए, फोटो ऑप्शन दिए, चले गए। इसका मतलब है, इससे पता चलता है तो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जो कुछ भी कर लो, हमारा ठेंगे से। लेकिन आप ये रवैया होने से संसद में कैसे चलेंगे। अभी भी आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी क्या बोले, विश्व में पूरे विश्व का सैर कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। जो जेटली जी से बुलवा रहे हैं वो यही कह देना कि सुषमा जी कुछ नहीं कही, एकदम दूध की धुली हुई है, ये तो कह दे। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी, संसद में आप जो कह रहे हैं पैसा खर्चा होता है, इसलिए खर्चा होता है संसदीय लोकतंत्र में, जनता के पास अकाउंटेबल सरकार नहीं है, वो संसद के जरिए अगर है तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये अभी जो बताया प्रदीप जी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये कह रहे हैं, मानविक मूल्यबोध से कर दिए। अरे तो अभी तो ये पता चला कि वो ललित मोदी क्यों वो डॉक्यूमेंट्स चाह रहे थे, वो भगौड़ा थे। सरकार ने हाईकोर्ट में अपील नहीं किए तो उनका पासपोर्ट वापस हो जाना चाहिए था। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या पासपोर्ट वापस के लिए ले लिए वो, या वो एक्सट्रेडिशन के डर है, वो यहाँ वापस नहीं आना चाहते, इसलिए वो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करना चाह रहे थे। और हमारे देश के मंत्री अपने दफ्तर के लोगों से बातचीत के बगैर, कैबिनेट से बातचीत के बगैर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कह दिया विदेश मंत्रालय है, हम एक देश दूसरे देश के अंदर जो संपर्क होता है तो उसके अंदर भी तो कुछ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल साहब, 2 सवाल उठाए हैं। एक तो कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, फ्लोर मैनेजमेंट का काम संसदीय कार्य मंत्रालय और उसके मंत्री को करना होता है,
और दूसरी चीज लोकलाज की बात, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि पार्टी विद ए डिफरेंस, और उसमें ये लोकलाज का मामला सबसे सर्वोपरि होता है। और इसी की मिसालें कायम करते हुए आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था, और भी कई पार्टी के अहम नेताओं ने इस्तीफे दिए थे हवाला कांड में आने के बाद, और हालांकि वो बाद में फिर उसमें बरी हो गए। तो आखिर ये लेकिन इसलिए हुआ कि डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके दिया नहीं गया, वो जो भी कारण हो, लेकिन वो मुकदमा खत्म हो गया, उसमें सारी पार्टियों के लोग थे, सब हो गए। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, फिर वही बात आकर के वहीं पर टिकती है जी कि राजनीति के अंदर मॉरल ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है, मॉरल के आधार पर। और यदि राजनीति इमोरल हो जाएगी तो देश में बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, और खासतौर से संसद उन मॉरल वैल्यूज को का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो सवाल फिर वही है कि क्या हम आरोप लगाते समय भी उस मॉरल वैल्यूज का उनका ध्यान रखे हुए हैं क्या, और हम क्या वास्तव में जेन्युइन है? ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप कहीं भी कुछ भी कह दें और फिर मांग करके इस्तीफा दे दीजिए आप, ये बात जमती नहीं है ये कहीं पर। रजनी जी, बड़े अदब के साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। बोफोर्स मामले को लेकर के संपूर्ण विपक्ष ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और आज तक भी अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि बोफोर्स में कोई दोषी था। ये लोकलाज का ही मामला था। दूसरी चीज, आपकी सरकार के रहते हुए रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा ताबूत कांड में, अभी उसमें भी कोई फैसला नहीं आया है। तो आखिर जब प्राइमा फेशी एक चीजें बन रही हैं और ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि विदेश मंत्री ने मदद करने की कोशिश की, उनकी बेटी ने भी उनकी वकील रही हैं, पति भी रहे, तो ये कहीं ना कहीं जब ये कहा जाता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, तो वो तो नहीं हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि मैं ललित मोदी को प्लीड करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हुआ हूं, क्योंकि ललित मोदी भगोड़े हैं कि नहीं है, आप कुछ बात यहां कहलवाना चाहते, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार ने 4 साल तक ललित मोदी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे उसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध होती। यूपीए सरकार की आप देखो, उन्होंने फेमा के अंदर केस दर्ज किया, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर केस दर्ज नहीं किया। 3 साल के बाद जब उसने अपना पासपोर्ट जब्त करने का केस उन्होंने किया, हाई कोर्ट के अंदर उनको पासपोर्ट देना पड़ा, क्योंकि चार्ज तो लगाया, चार्जशीट कुछ भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। जी। ये जो चीजें हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ललित मोदी को डिफेंड करने यहाँ पर नहीं बैठा, हम भी उस पर ललित मोदी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना में जरूर कहना चाहता हूं कि ललित मोदी यदि देश से बाहर हैं तो उसके लिए यूपी की सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने उसको भेजा। सुषमा जी ने ललित मोदी कोई मदद नहीं की, सुषमा जी ने मदद की केवल एक महिला की जो बीमार थी, उसकी मदद की। अब मूल मुद्दे पे आते हैं कि संसद की कार्रवाई कैसे चले, ये सत्र मानसून का किस तरह से कामयाब हो, या ये कि बिना किसी कार्रवाई के खत्म हो जाए? नहीं, हम तो चाहते हैं चले जी, क्योंकि हमारे सामने बिल हैं, खासतौर से जीएसटी का बिल है। पिछले सत्र के अंदर भी कोशिश इसलिए की गई थी कि जिससे ये संवैधानिक संशोधन है, हम ये जानते हैं इस बात को, और यदि हम इसको 2015 में 2016 में लागू करना चाहते हैं तो आधी से अधिक विधानसभाओं के द्वारा उसकी पुष्टि किया जाना जरूरी है। तो यदि इस सत्र के अंदर जीएसटी पास नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, उससे देश वंचित रह जाएगा। हमारी बहुत आशाएं, हमारी बहुत योजनाएं, हमारा जो रोड मैप है देश के विकास का, उसमें जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बिल का पास होना, वो नहीं हो पाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल पास हो, और भी जो बिल लाइन में लगे उन पर भी चर्चा हो। जी, आपकी पार्टी नहीं चाहती? निश्चित रूप से इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नीति और नियति हमारे मुल्क के 125 करोड़ लोगों ने देखी। कभी ऐसा नहीं हुआ सत्ताधारी दल के लोगों ने संसद के बाहर धरना दिया हो, अंदर खुद तख्ती लेके गए हों, और अगर इनके आरोपों को अगर हम देखें, ललित मोदी यूपीए के शासनकाल में गया, तो क्या आज ये ललित मोदी को क्लीन मानते हैं, अपराधी नहीं मानते? और सबसे बड़ी बात, इनके अपने मुख्यमंत्री रहे 2 बार और भारत सरकार में मंत्री रहे। आपके रवैये में कोई तब्दीली नहीं? हम निश्चित रूप से चाहते चले, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर शांता कुमार जैसे इनकी पार्टी के, मैं समझता हूं सैकड़ों सांसद इस बात के खिलाफ हैं कि एक व्यक्ति की पार्टी नहीं बने, विचारों की पार्टी बने। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने 70 साल से ऊपर जो सांसद हैं उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। आज मन की बात बोलते हैं लेकिन लोगों की बात नहीं बोलते हैं। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि एक तो वो हमारे भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं हुआ मंत्रालय की तरफ से। अच्छा, वो अपराधी नहीं है। ललित मोदी अपराधी हैं या नहीं?
दूसरी बात है, अपराधी अगर हैं तो 4 साल से यूपीए सरकार ने काम नहीं किए, तो आपने 1 साल से क्या कार्रवाई की? दूसरी बात है, उन्होंने पासपोर्ट जब वापस करने की बात कही, क्या आज तक ललित मोदी वो पासपोर्ट वापस ले लिए? और सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं क्यों? चलिए फिर मामला, तो जिस डॉक्यूमेंट लेके हंगामा हो रहा है जी, उसके पीछे सिर्फ एक कैंसर रोगी का मदद करना नहीं था, एक भगौड़ा अपराधी, आर्थिक अपराधी। चूंकि ये अपराध सिर्फ ललित मोदी अकेले नहीं किए, बहुत से लोग मिलकर किए और बहुत से लोगों को बचाना। विनोद शर्मा साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या हम उम्मीद करें कि अगले सप्ताह हमें संसद में कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, सत्ता पक्ष अगर व्यापम घोटाले पे बहस करने के लिए राजी हो जाता है सदन में, तो फिर विपक्ष का जो केस है वो वीकन हो जाएगा। और मुझे शंका है कि ये मानेंगे, क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो स्टेट से संबंधित इश्यूज होते हैं उस पर बहस नहीं परमिसिबल है अंडर द रूल्स। लेकिन अगर आपको याद हो कुर्बान, 2002 में रात भर गुजरात के दंगों पे बहस चली थी, और मुझे स्वयं याद है कि सुबह 3 बजे जॉर्ज फर्नांडिस का वो कंट्रोवर्शियल स्पीच हुआ था, जिसमें उन्होंने एक तरह से कुछ ऐसी घटनाओं को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी जिसको हम टेलीविजन पे नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए जी। तो देखिए, व्यापम किस लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वादे पे आई थी कि नौकरियां दिलवाएगी, युवाओं को उज्जवल भविष्य दिलवाएगी, और मैं समझता हूं कि मॉरली ड्यूटी बाउंड है भारतीय जनता पार्टी कि भारत की पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में जी ये घोटाला और उसकी बहस दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये गलती दोबारा न करें। आवास घोटाला चर्चा हुई थी कि संसद में? मेरे पास बहुत समय, मैं इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। माफी के साथ में राजेंद्र अग्रवाल साहब, प्रदीप जैन आदित्य साहब, मोहम्मद सलीम साहब और विनोद शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताहांत में सरकार और विपक्ष की ओर से दोनों तरफ से ये कोशिश होगी कि संसद चले, उसमें देश के हित में जो मुद्दे हैं उन पर बहस हो, और जो काम रुके पड़े हैं वो आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।